अध्याय 1261 कालकोठरी को कैसे बेहतर बनाया जाए। एलायंस हाउस की मुख्य शेफ कैलिस्टो ने अपना सिर रसोई से बाहर निकाला। अभी सबको मत भेजो, हमने शाम की दावत बनानी शुरू कर दी है और वह सबके लिए तैयार है, उसने चेतावनी दी। रात्रि भोजन शीघ्र ही मिठाई के कई व्यंजनों में बदल गया, जो रंगभूमि भ्रम में एक पार्टी में बदल गया, जो सूर्योदय होने पर पत्थर की बेंचों पर नशे में धुत 2 दर्जन मिथकों में बदल गया। ऐसा नहीं है कि आप परिसर के अंदर सूर्य को देख सकते हैं। काल अभी भी सुबह जल्दी उठ गया था, क्योंकि उसके शरीर ने आसानी से शराब को साफ कर दिया था और उसके पास एक मिशन था। कालकोठरी की ओर जाने से पहले अखाड़े की चौकी पर काम शुरू करना। एक बार जब वह काम शुरू कर देगा तो उसे पूरा करने के लिए अधिक प्रेरणा मिलेगी और उम्मीद है कि वह इसे न्यूनतम देरी के साथ एक दिन में पूरा कर लेगा। आंतरिक कोर सबसे सरल भाग थे, क्योंकि वे केवल भ्रामक डोमेन मंत्र थे, साथ ही पृथ्वी हेरफेर ठोस संरचनाएं बनाने के लिए और अनंत बिजली दर्शकों की रक्षा के लिए अवरोध बनाने के लिए थे। वे तीनों चीजें आसानी से चबूतरे की सबसे भीतरी परत पर फिट हो जाएंगी। हालांकि काल को यह एहसास हो गया कि यह काम करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। उन्हें सबसे सरल और समझने में आसान मंत्रों को बाहर रखना चाहिए, जहां अन्य लोग उन्हें देख सकें, और फिर जब वस्तु पूरी हो जाए तो विस्तृत मंत्रों को पत्थर की परतों के भीतर छिपाया जा सके। और कुछ लोग इस बात पर सवाल उठाएंगे कि अखाड़े के निर्माण में और कितना कुछ किया गया था। उपयोगकर्ताओं और जिज्ञासु मन को इस निर्माण के लिए आवश्यक अस्पष्ट जादू के बारे में अंधेरे में रखने से अल्पावधि में इस क्षेत्र का मूल्य कम हो सकता है, लेकिन दीर्घावधि में दूसरों के लिए इसे दोहराना लगभग असंभव हो जाएगा, जिससे ये डाकलाइट होस्ट का एक विशिष्ट उत्पाद बन जाएगा। दीर्घकालिक लाभ के लिए अल्पकालिक हानि। दुर्भाग्यवश सुबह की कालकोठरी के लिए टीम के आने से पहले वह वहां तक ही पहुंच पाया। काल, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम जाग रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगा। यह ऐप डेंगॉन जितना ही छोटा है, लेकिन हो सकता है कि द्रोध से आने वाले कुछ चेहरे तुम्हें जाने पहचाने लगें। हमारा कालकोठरी एक क्रोध दानव कालकोठरी है। आग से होने वाली भारी क्षति तथा अंतिम बॉस एक एलीट नामक क्रोध दानव है, जिसे कार्नेज के नाम से जाना जाता है। हमारा मानना है कि यह वास्तव में क्रोध राक्षसों की एक प्रजाति है, क्योंकि इसका स्वरूप हमारे द्वारा देखी गई किसी भी अन्य प्रजाति से थोड़ा अलग है। हालांकि युद्ध तकनीक सरल है। आग में खड़े मत रहो और छोटे छोटे टुकड़ों में मत कट जाओ। वह अंतिम भाग कठिन है। क्रोध दानव टैंकों के प्रयासों को नजरअंदाज करते हैं और उनके लिए बेतरतीब ढंग से मुड़कर अन्य सदस्यों पर हमला करना संभव है। इसी कारण से हम उनके सामने से लड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी पीठ पर हमला करने से उनका अपमान होता है और टैंकों से बहुत अधिक ध्यान हट जाता है। गिल्ड मास्टर, एक विशिष्ट दिखने वाला बौना, ने मुस्कुराते हुए काल को सूचित किया। रे को ये कालकोठरी बहुत पसंद आएगी। दुश्मनों की संख्या कितनी है? काल ने पूछा। छोटा, लेकिन बेहद शक्तिशाली। हर एक पुल अपने आप में एक बॉस बनने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है, लेकिन ज्यादातर सिर्फ 2 या 3 दानव ही होते हैं, बौने ने समझाया। काल ने भौहें चढ़ाईं। तो कालकोठरी में संख्या कम है, क्षति ज्यादा है। हो सकता है कि चाल कोई क्षति न सहने वाली ही हो, या यह मारने की गति भी हो सकती है। दरअसल हो सकता है कि यह सिर्फ क्रोधी राक्षसों के देवता को खुश करने और समूह के एक सदस्य को अकेले ही बॉस को मारने देने का मामला हो। बौने ने काल को घूर कर देखा, और यह किस दुनिया में वास्तविक है? काल के पीछे दाना हंसी। काल के दिमाग में यह बात बिल्कुल सही है। उसे कैस बेजर का डर है और ब्लडबैथ स्पाइडर की चीजों को छुरा घोंपने की सहज इच्छा। गिल्ड मास्टर ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, इससे बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। एक क्रोध दानव बरसकर उसके पास आया और उसकी पीठ थपथपाए। मॉन्स्टर मैन शायद गलत नहीं है। अगर मुझे लगता कि मैं बॉस को हरा सकता हूं, तो मैं उसे अकेले ही हरा दूंगा। अगर दुनिया का सबसे खुशमिजाज डेंगॉन बॉस बनाने की कोई उपलब्धि है, तो वह जरूर होगी, उसने सुझाव दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम वास्तव में समूह को बैठकर प्रतीक्षा करने देने पर विचार कर रहे हैं, जबकि कोई बॉस को अकेले ही हरा रहा है। बस आखिरी बॉस। अगर पहला बॉस कुछ भी ट्रिगर नहीं करता, तो हम उसे आखिरी बॉस को अकेले ही लड़ने देंगे। फिर अगर इससे हमें कोई मुश्किल मोड नहीं मिलता, तो कम से कम हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। बरसकर ने मजाक किया। हमारा आखिरी सदस्य कौन है? काल ने पूछा। यहाँ कहीं आसपास कोई वैद्य जरूर होगा। हो सकता है वह रसोई में हो। काल ने भौहें चढ़ाईं। ये नाश्ता बुफे में परोस रहे हैं, सारा खाना यहीं है। या फिर वो ऑब्सेशन डेमन का स्वाद चख रहा है, क्योंकि उसे खबरदार कर देना चाहिए कि उसका जुनून खाना बनाना है, कोई अश्लील चीज नहीं। कैलिस्टो रसोई के दरवाजे से हंसा। यहाँ कोई मरहम लगाने वाला नहीं है। मुझे लगता है उसे फ्लफ प्रेमियों ने अगवा कर लिया है। बौना भ्रमित लग रहा था, लेकिन काल जानता था कि वह कहाँ है। मैं उसे लेने जाऊंगा। उसे वापस लाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ सकता है, काल ने समझाया।
दूसरे तल की तहखाने की सीढ़ियों के नीचे पहुंचकर काल रुक गया। उनका लापता मरहम लगाने वाला अभी भी बगीचे में था, लॉर्ड्स ओफेलिया और गारगोयल्स के साथ। वह एक वेबियर शमन था और तीनों लोग फर बनाम पंथ के लाभों के बारे में गहन बातचीत कर रहे थे तथा गारगोयल्स उनके श्रोता थे। संरक्षक जानवरों के पास दोनों गुण थे और वे उन्हें समान रूप से देखते थे। लेकिन यह अंतर लॉर्ड्स के लिए महत्वपूर्ण था, जिसने किसी समय उसे अकेला पाया होगा और उसे अपनी उत्तेजित ऊर्जा के बवंडर में खींच लिया होगा। लॉर्ड्स ओफेलिया, सुप्रभात। क्या तुमने हमारे मरहम लगाने वाले का काम लगभग पूरा कर लिया है? हम आज सुबह एक कालकोठरी में जाने वाले थे। वेबियर ने काल को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। हम खाना खा चुके थे और जब बात बदली तो हम वापस आ रहे थे, उन्होंने बताया। इसका मतलब था कि वे या तो द्रोद में थे या फिर छोटी दुनिया में, क्योंकि दोनों द्वार इसी कमरे में थे। ज्यादातर संभावना छोटी दुनिया में ही थी, बशर्ते शमन का द्रोद से कोई लेना देना न हो। वह बिना किसी अनुरक्षक के किसी भी जगह नहीं जा सकता था। रक्षा मंत्र और गारगोयल्स किसी अजनबी को यूं ही भटकने से रोक देते। काल के हस्तक्षेप के कारण फुल बनाम पंथ के बारे में बातचीत तुरंत पटरी से उतर गई और मरहम लगाने वाले को उनके प्रस्थान की तैयारी के लिए वापस ऊपर लाया गया। काम पर जाने के लिए इतने उत्साहित मत दिखा, गिल्ड मास्टर ने मजाक किया जब नाराज वेबियर काल के साथ ऊपर आया। लॉर्ड्स और ओफेलिया ठीक पीछे थे, लेकिन वे ओवरलॉर्ड रैंक डेंगॉन में जाने के लिए तैयार होने हेतु अपने कमरे की ओर चले गए। हमारी बातचीत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब समय आ गया है। क्या सभी को कालकोठरी के बारे में जानकारी दे दी गई है? मरहम लगाने वाले ने पूछा। सचमुच? बोना अपने पैरों पर खड़ा हुआ तभी नीले ड्रैगन का एक जोड़ा कमरे में दौड़ता हुआ आया। रुको, जाने से पहले मुझे नहीं लगता कि डाकलाइट होस्ट के विशेषज्ञों के पास लाइब्रेरी के लिए नए गोलेम मंत्र तैयार हैं। उनमें से एक हाँफते हुए बोला। लाइब्रेरी में अपनी जिंदगी बिताने से उसकी हालत खराब हो गई थी। दाना मुस्कुराई जब उसे एहसास हुआ कि यह वही था जो कल भीड़ में उसके बगल में खड़ा था। वह एक जादूगर और एक शिलालेख लेखक था। एकदम सही शिकार। उसके विचारों से काल मुस्कुरा उठा। जानवर पहले से ही दाना जादूगर को अपने में बदल रहे थे। यहाँ तक कि थोर भी इस बात से सहमत थे कि ड्रैगन से ही सारा लेखन करवाना सबसे अच्छा था। काल ने जादूगर को एक दयालु मुस्कान दी और फिर उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे कि वह ड्रैगन को आशीर्वाद दे रहा हो। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है। कौशल ग्रेटर गोलेम को असहाय लाइब्रेरियन ड्यूक को हस्तांतरित किया जाएगा। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है। कौशल महाकाव्य गोलेम को असहाय लाइब्रेरियन ड्यूक को हस्तांतरित किया जाएगा। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है। कौशल गोलेम दोहराव को असहाय लाइब्रेरियन ड्यूक को हस्तांतरित किया जाएगा। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है। कौशल ताज़ा बिजली अवरोध को असहाय लाइब्रेरियन ड्यूक को हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक है, मुझे इन्हें लिखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आप लाइब्रेरी के लिए ऐसा कर सकते हैं। हमने ब्लू ड्रैगन्स के साथ पहले ही एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके तहत हमारे द्वारा दान की गई पुस्तकों की सभी भावी प्रतियों पर मानक 10% रॉयल्टी दी जाएगी। इसलिए मुझे आशा है कि आप हमारे लाभ के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आखिरी वाला तो उनके पास पहले से ही है, लेकिन वो बहुत सीमित है, ज़्यादातर ब्लू ड्रैगन के लिए एक्सक्लूसिव। इसे हार्ड कॉपी लिखने में आपकी सेवा के लिए दिया गया डिलीवरी शुल्क ही समझिए। काल ने घोषणा की, जबकि ड्रैगन बस स्तब्ध होकर उसे देखता रहा। गोलेम दोहराव और महाकाव्य गोलेम पर भी बड़े पैमाने पर प्रतिबंध होने की संभावना थी, लेकिन काल ने प्रतियां बनाने के बाद ड्रैगन को खुद ही यह पता लगाने दिया। उसने उन्हें ज्ञान दे दिया था। उसके बाद यह उसकी समस्या नहीं रही। अब क्या हमें बाहर निकलना चाहिए? तुमने ड्रैगन को तोड़ दिया, बोनो के संघ के नेता ने मजाक किया। दाना मुस्कुराए। दरअसल ऐसा अक्सर होता है। वह ठीक हो जाएगा। ओह, मुझे लगता है कि वह क्लास एडवांसमेंट स्क्रीन पर है, इसीलिए वह बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। इससे बोना रुक गया। कोई भी उस इवेंट को मिस नहीं करना चाहता था जब कोई उच्च श्रेणी का जादूगर आगे बढ़ रहा हो। नया वर्ग कुछ असाधारण हो सकता था, और अगर काल ने वाकई उसे गोलेम से जुड़े हुनर सिखाए थे, तो हो सकता है कि वह गोलेम विशेषज्ञ वर्ग अनलॉक हो गया हो, और यह उसके गिल्ड के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। यह मानते हुए कि उन्हें अधिक जादूगरों पर इसे सक्रिय करने में समान भाग्य मिला। लगभग 5 मिनट के बाद नीला ड्रैगन अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ वास्तविकता में वापस आ गया। मुझे लाइब्रेरी गार्जियन क्लास मिल गई, उसने गर्व से घोषणा की। कमरे में सन्नाटा छा गया और हर कोई बस उसे घूर रहा था तथा उसके जीवन के उन विकल्पों पर सवाल उठा रहा था जिनके कारण ड्रैगन इस स्थिति तक पहुंचा था। क्या नहीं, ये वास्तव में शानदार है। ये ब्लू ड्रैगन एक्सक्लूसिव है और यह मुझे गोलेम और रक्षात्मक अवरोध एक्सक्लूसिव बफर्स का एक गुच्छा देता है, साथ ही कौशल वृक्ष पर आगे गारगोयल मंत्र प्राप्त करने का विकल्प भी देता है। यह न केवल लाइब्रेरी में अच्छा है, बल्कि मैं युद्ध में भी बहुत मजबूत हो जाऊंगा, इसलिए मैं गिल्ड के प्रति अपने कर्तव्यों में कोई कोताही नहीं बरतूंगा, उन्होंने जोर देकर कहा।
उनके उत्साह से एकत्रित एलायंस के सदस्य हंस पड़े और एक नौकरानी उनके लिए एक जश्न मनाने वाला कपकेक लेकर आई जिसके ऊपर एक मोमबत्ती जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस विकल्प पर सवाल उठाएंगे, लेकिन अंततः उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी और कपकेक खा लिया, इससे पहले कि स्वाद और ऊर्जा की मात्रा को देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जातीं। सभी कपकेक मिस्टिक कुकिंग से बनाए गए थे तथा लोड्स द्वारा निर्मित एक ओवरलॉड रैंक रिकवरी आइटम थे। बॉने ने दरवाजे की ओर इशारा किया। हमें चलना होगा, वरना हम इस रफ्तार से कभी नहीं जा पाएंगे। हमारे लौटने के बाद ड्रैगन अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपने साथी के लिए उन किताबों की कॉपी बनाना मत भूलना ताकि वे भी उनकी नकल कर सकें। दाना हंसते हुए भाग निकली। उस अजगर को अनगिनत रिपोर्ट लिखनी थी। उसने न सिर्फ सारे हुनर सीख लिए थे बल्कि एक दुर्लभ क्लास भी हासिल कर ली थी। लाइब्रेरियनों के लिए ये सारा डेटा बहुत मज़ेदार होगा, खासकर जब यह उनके अपने ही किसी जानकार से आया हो, न कि किसी दूसरे के द्वारा। लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा किया था और ब्लू ड्रैगन्स को सभी गोलेम मंत्रों की प्रतिलिपि बनाकर वितरित करने के लिए दे दिए थे। एलायंस हाउस से निकलते हुए बरसकर हंसा। ड्रैगन के चेहरे पर वह भाव जब उसे नया गोलेम मंत्र मिला। अनमोल, मुझे रिकॉर्डिंग स्किल की ज़रूरत है ताकि मैं उन यादों को बाद के लिए रख सकूं। दाना ने उसे आंख मारी। सुप्रीम लेडी मटिल्डा के पास एक ऐसा जादू है जिससे समय के किसी क्षण की ऐसी पेंटिंग बनती है जो लगभग फोटोरियलिस्टिक लगती है। मुझे यकीन है कि जो जादू तुम चाहते हो वो मौजूद है। असली सवाल यह है कि क्या कोई बेरसेकर इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये सुनकर वह हंस पड़ा। शायद मैं खुद को समझा लूं कि यह लड़ाई के वीडियो बनाने के लिए है, न कि भ्रमित ड्रैगन पर हंसने के लिए। हमारे रैंक पर किसी ड्रैगन को डराने से कहीं ज़्यादा बार लड़ाई होती है। उनके उपचारक वेबियर शमन ने हंसी से कहा। हालांकि बच्चों को चौंकाना और उन्हें चौंकाना मुश्किल नहीं है। डार्कलाइट होस्ट हाउस में एक युवा फॉरेस्ट ड्रैगन रहती है और वह हर चीज़ के बारे में जानने को उत्सुक रहती है। बड़े बेर्सकर ने कंधे उचकाते हुए अपने पंख हिलाए। हर प्रजाति के बच्चे जिज्ञासु होते हैं, लेकिन जंगल के ड्रैगन अजीब होते हैं। वे कुछ ज़्यादा ही परी जैसे होते हैं और इसी वजह से उन्हें दिन भर खेलते रहने का मन करता है। क्रोमेटिक ड्रैगन की तरह नहीं, जिन्हें अपने संरक्षक देवता का मार्गदर्शन प्राप्त होता है जो उन्हें सही रास्ते पर रखता है। बटन का यह एक बेहतरीन वर्णन था, लेकिन लोड्स का भी यह एक अच्छा वर्णन था और उसे ग्रीन ड्रैगन का मार्गदर्शन प्राप्त था। काल का मानना था कि यह प्रकृति के देवताओं के प्रति लगाव से ज्यादा था, न कि दिशाहीनता के कारण जो उन्हें अस्थिर बनाती थी। ठीक है, हमें पोर्टल प्लेटफॉर्म लेना होगा। कालकोठरी शहर के उस पार है। पूरी दूरी पैदल चलने की जरूरत नहीं है, बॉने ने घोषणा की। जिलास झील के किनारे बने डंगोन के इर्द गिर्द बसा था और शहरी फैलाव बिल्कुल वास्तविक था। उस दिन डंगोन तक लगभग 30 किलोमीटर की दूरी थी। जिस क्षण काल ने कालकोठरी में कदम रखा, उसे पता था कि यह एक अच्छा दिन होने वाला है, भले ही उसे अपने काम से दूर रखा गया हो। सभी राक्षस उसकी ओर देखने लगे। वे क्रोध में नहीं थे और कालकोठरी में बंद थे। वे बस उस खंडहर के पत्थर के फर्श पर घेरे बनाकर प्रतीक्षा कर रहे थे जिसमें कालकोठरी स्थापित थी। ये सही नहीं है, बौना बुदबुदाया। क्या गड़बड़ है? कालकोठरी भर गई है। वे तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं। लगता है हम सही जगह पर हैं, काल ने जवाब दिया। बस यही बात है, वे हमें क्यों देख रहे हैं? उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। कालकोठरी का प्रवेश द्वार एक चबूतरे पर था जो पहले एक बड़ी इमारत हुआ करता था और जहाँ से बाकी कालकोठरी का नज़ारा दिखता था। इसलिए काल ने इस मौके का इस्तेमाल उस अजीब व्यवहार के पीछे की वजह ढूंढने में किया। जवाब स्पष्ट था। जिस क्षण उसकी नज़र अंतिम बॉस से मिली, जो कि फटे हुए पंखों और काले प्लेट कवच वाला एक विशाल लाल दानव था, उस प्राणी ने अपनी गर्दन पर वार किया और काल को गौर से देखा। ओह, ये तो ऐसी ही बात है, कैरा हंसी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बरसकर हंसा, लेकिन काल देख सकता था कि वह संभावनाओं को लेकर उत्साहित था। खैर, मुझे लगता है कि हम जानते हैं कि कालकोठरी की कठिनाई को कैसे चुनौती दी जाए। जब हम अंतिम बॉस तक पहुंचेंगे तो मैं उससे द्वंद्वयुद्ध करूंगा, काल ने समझाया। फिर बाकी कालकोठरी सामान्य हो गई। राक्षस अपनी उपस्थिति से अनजान दिखाई दिए। कार्नेज को छोड़कर बाकी सभी, जो उत्सुकता से उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। ये तो बहुत ही परेशान करने वाला है, बॉने ने पहले बॉस के पास पहुंचते ही शिकायत की। बॉस सामान्य व्यवहार कर रहा था, लेकिन कार्नेज अभी भी उन्हें घूर रहा था। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। बॉस से हमेशा की तरह लड़ो, लेकिन मैं सिर्फ अपने गोलेम भेजूंगा। कार्नेज बिना स्पॉइलर के लड़ाई को ज्यादा पसंद करेगा, काल ने सुझाव दिया। क्या आपको लगता है कि मिथिक डंगोन इतना आसान है कि आप बस बाहर निकल सकते हैं? बरसेकर ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए और अपने एपिक गोलेम्स की जगह डेमोनिक एप्स की एक जोड़ी पहन ली। लड़ने की शैली में वे बॉस से अच्छी तरह मेल खाते थे और वे उसे दूसरों पर हमला करने से रोक सकते थे। गोलेम्स कुल्हाड़ी चलाने वाले क्रोध दानव से भिड़ गए और खून बहने लगा।
बॉस अप्रत्याशित रूप से तेज था और वह वास्तव में टीम के बाकी सदस्यों के आने से पहले 2 पर 1 जीत रहा था, और दाना के गोलेम्स ऑटो पैरी के साथ वानरों को बचाने के लिए आए। क्रोध दानव बरसकर वास्तव में दाना के गोलेम्स के अलावा बॉस लड़ाई के लिए उनमें से सबसे अच्छा था। बाकी सब विकल्प बहुत कमज़ोर थे या ठीक से बचाव करने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि डार्क एल्वेन किंग्स भी उन झटकों की ताकत से कालकोठरी में धराशायी हो जाते। तभी काल को याद आया कि उसके पास अन्य विकल्प भी हैं। नागराजा भी बॉस के समान ही विशाल था, लेकिन उसके पास 4 भुजाएं और 4 तलवारें थीं तथा असाधारण युद्ध कौशल था। सुनिश्चित करें कि आप इस बॉस चीज़ को अखाड़े में रखें, राय ने जोर देकर कहा। वह सचमुच इनमें से किसी एक से अकेले लड़ने की कोशिश करना चाहती थी। वह वास्तविकता में आ जा सकती थी, इसलिए ज़्यादातर लक्ष्य उसके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थे, लेकिन उसके अग्रपात के काइटिन पर जलने के निशान बता रहे थे कि उस दानव के हथियार की लपटों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह साकार है या नहीं। जब वह पूरी ताकत से खेल रही होती थी तो जो भी चीज़ उसे मार सकती थी, उसके खिलाफ प्रशिक्षण लेना एक उत्कृष्ट लक्ष्य था। दाना ने बस निराशा में अपना सिर हिला दिया। काल ने अखाड़े में बेतरतीब लक्ष्य देने की योजना बनाई थी, अगर चुनौती देने वाला स्पष्ट रूप से न बताए। अगर किसी आम लड़ाके का अचानक इन चीज़ों से सामना हो जाए तो वह क्या करेगा? इसने इतना जोरदार प्रहार किया कि ऑटोपैरी के बावजूद उसके गोलेम्स को उपचार की आवश्यकता पड़ी। शमन उनमें से एकमात्र ऐसा था जो सचमुच बहुत अच्छे मूड में था। उसे इस कालकोठरी में टिके रहने के लिए आमतौर पर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। ये कालकोठरी भले ही छोटी हो, लेकिन ये पहले से ही सबसे कठिन मिथिक कालकोठरियों में से एक थी। लेकिन आज न केवल वे बहुत कम क्षति उठा रहे थे, बल्कि समूह में ग्रेटर कॉन्सेक्रेट ग्राउंड सक्रिय था, जिससे क्षति कम हो गई, और तियान समूह को ठीक कर रहा था। लक्ष्य पर प्रहार करने पर उन्हें सभी को ठीक करने की तरकीब निकालने की कोशिश कर रहा था। वह वास्तव में वह कौशल चाहता था, और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी बहनें कहती थीं कि वह आलसी है, क्योंकि जब वे हमला करती थीं तो उपचार स्वतः ही शुरू हो जाता था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी योजना काम करेगी, क्योंकि अगर यह सबसे तेज किल टाइम होता तो शायद हम अपना मौका गंवा देते। बॉस फाइट खत्म होते ही बरसकर बड़बड़ाया। शमन हंसा। नहीं, काल के किनारे खड़े होने के बावजूद हम अभी भी अपने सामान्य समय से लगभग 10 मिनट आगे हैं। अगर हम समय का रिकॉर्ड बनाना चाहते तो वह निश्चित रूप से कालकोठरी में हाल ही में की गई कोशिशों का रिकॉर्ड होता। ये गोलेम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जिन नागा राजाओं को उसने वानरों की जगह लाया है, वे आप दोनों से 3 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यह ज़्यादातर हमलों की मात्रा पर निर्भर करता है। गिल्ड का हर जादूगर ब्लू ड्रैगन से इसकी एक प्रति प्राप्त करने की कोशिश में दिवालिया हो जाएगा। खैर, कम से कम हम इसे फिर से इस तरह से कर सकते हैं, इसलिए संभावना है कि हम इस बार जीत हासिल कर सकें। दाना ने सिर हिलाया। हम दोनों के गोलेम के लिए बहुत बड़ा डैमेज बोनस है। अगर आपके पास भी उनकी संख्या बराबर होती तो भी सिर्फ एक उन्नत वर्ग ही बराबरी कर पाता। लेकिन देखो मरहम लगाने वाला कितना खुश है। ये सुनकर क्रोध दानव बरसकर हंस पड़ा। मैं इससे बहस नहीं कर सकता। आमतौर पर बॉस की लड़ाई खत्म होने से पहले वह पसीना बहाता और गालियां बकता रहता है। जब वे बात कर रहे थे, कालकोठरी के अंतिम मालिक कार्नेज ने अपनी कुल्हाड़ी का बट जमीन पर पटका और अधीरता से इशारा किया। अरे, तुमने सचमुच कालकोठरी तोड़ दी है ना? या शायद ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन हम में से बाकी लोगों ने कालकोठरी की कठिनाई सेटिंग्स को सक्षम करने के लिए सिस्टम फंक्शन को सक्रिय नहीं किया था। शमन ने पूछा। रेमी ने खुशी से सिर हिलाया और दिन के अपने पैसे ऊपर देखने लगी। मुझे लगता है कि वह सही कह रहे हैं। वे सक्रियण की प्रगति में कुछ फंक्शन पीछे हैं। बस 2 महीने और लग जाए और यह हर जगह होने लगेगा। अमर आज़ोग बहुत क्रोधित होगा, लेकिन कम से कम वह हम पर इसका सारा दोष नहीं मर सकेगा जब यह उन गिल्डों के साथ होने लगेगा जो हमारे मिशन से संबद्ध नहीं हैं। उसने मजाक किया। तो फिर चलो चलते हैं। बॉस को इंतज़ार कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम बाकी बचे दानवों को ख़त्म कर देंगे, मैं अपने गोलेम के बिना ही दानव से भिड़ जाऊंगा। ड्रोद में क्रोध दानव इसी तरह द्वंद्व युद्ध करते हैं, इसलिए मैं यह मानकर चल रहा हूं कि यह कालकोठरी के लिए पर्याप्त पारंपरिक है। काल ने कहा। निडर योद्धा ने सिर हिलाया। यह एक ऐसी परंपरा है जो नहीं बदली है। अमर रीजेंट भी इसका सम्मान करता है, और इसीलिए व्यक्तिगत द्वंद्वों में सम्मन मंत्रों की अनुमति नहीं है। रे ने बाकी सामान्य राक्षसों के बीच से रास्ता दिखाया और विभिन्न प्रकार के क्रोध राक्षसों पर अपने मारक कौशल का अभ्यास किया। दर्जनों अलग अलग विकल्प थे, हालांकि इस कालकोठरी में केवल 4 ही थे। यह अभी भी राय को खुश करने के लिए पर्याप्त था। कार्नेज मुस्कुराया और अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रख ली, जबकि काल उस खंडहर इमारत के खुले फर्श पर चला गया जिस पर कालकोठरी के अंतिम मालिक ने कब्जा कर लिया था। क्या आप चुनौती के लिए तैयार हैं? उसने बॉस से पूछा। वास्तव में उसे जवाब की उम्मीद नहीं थी।
विशालकाय दानव मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर अपने पंख फैलाकर अपना शरीर दिखाया। काल ने अपना आकार बढ़ाने के लिए बेहेमोथ का उपयोग किया और चैंपियंस की तलवार निकाली, फिर हैंड क्लॉ को सुसज्जित किया। टीम के बाकी सदस्य कमरे के किनारे खड़े होकर उनकी लड़ाई को दर्शक की तरह देखते रहे। इतनी तेज कि काल मुश्किल से उसकी हरकत देख पा रहा था। कार्नेज ने हमला किया और बरसेकर ने गाली दी। बॉस को इतना तेज नहीं होना चाहिए था, इसके करीब भी नहीं। लेकिन जब विशाल कुल्हाड़ी चैंपियनों की तलवार के ब्लेड से टकराई तो चिंगारियां फूट पड़ीं। काल कुछ मीटर पीछे खिसका, फिर दानव पर शून्य विस्फोट बरसाए। जैसे ही वह वापस आया, उसने दानव की घूमती कुल्हाड़ी का सामना कमजोर जगहों की जांच करने के इरादे से नपे तुले हमलों से किया। कार्नेज ने हंसते हुए कहा कि वह आग की लपटों में गिर गया है और उसने अपने चारों ओर एक रक्षात्मक अवरोध सक्रिय कर लिया है। फिर काल ने नागा दलदल का उपयोग करके युद्ध क्षेत्र को घुटने तक कीचड़ में बदल दिया, जिससे आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला दानव जितना प्रभावित हुआ उससे कहीं अधिक धीमा हो गया। इसके कारण उस स्थान पर भाप का हल्का कोहरा भी उत्पन्न हो गया, जहां ज्वाला अवरोधक दलदली पानी से मिलता था। बार बार दोनों ने एक दूसरे की सुरक्षा का परीक्षण किया, कोहरे के बीच घूमते और आक्रमण करते हुए। कौशल ने क्षेत्र को लाल और काले रंग में प्रकाशित कर दिया तथा पौराणिक हथियारों के टकराने से उत्पन्न सुनहरी चिंगारियां भी चमक उठीं। कुछ तो गड़बड़ है, क्या वह उससे जीत भी पाएगा? बौने ने पूछा, जब काल और दानव के बीच लड़ाई गतिरोध तक पहुंच गई। थोड़ा समय दो, वे जितनी देर लड़ेंगे काल को उतना ही ज्यादा फायदा होगा, दाना ने फुसफुसाते हुए कहा। फिर काल ने दलदली पानी के नीचे ग्रेटर कॉन्सेक्रेटेड ग्राउंड का इस्तेमाल किया, जहां दानव इसे महसूस कर सकता था लेकिन इसे देख नहीं सकता था, और राक्षसी चैंपियन के खिलाफ रक्त विनाश का उपयोग करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। यह बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन यह वह बढ़त हो सकती है जिसकी उसे आवश्यकता थी। कार्नेज ने हंसते हुए अपनी कुल्हाड़ी से जमीन को कुचल दिया, जिससे पवित्र भूमि और कालकोठरी के फर्श का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। दलदली पानी खाई में डाला गया और रेमी ने प्रशंसा में सीटी बजाई। यही एक तरीका था। उसने कभी इस संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था कि आप जमीन को इतना नष्ट कर सकते हैं कि दलदल में पानी ही न बचे। प्रत्येक प्रहार से सीमित क्षति ही हुई, लेकिन कार्नेज को कालकोठरी के भीतर बहुत कम उपचार मिला। मिनट दर मिनट उसके हमले धीमे होते जा रहे थे। फिर आखिरकार वह लड़खड़ा गया और काल के एक वार ने उसके गले में गहरा घाव कर दिया। इससे हैंड क्लॉ पूरी तरह सक्रिय हो गया और चुराई गई आत्मा के सार का बंधन स्पष्ट रूप से दानव को सोख रहा था, जो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। पहले एक दुबला पतला योद्धा, फिर एक क्षीण रूप, हड्डियों पर ढीली त्वचा। अंतिम प्रहार से दानव का सिर क्षतिग्रस्त हो गया और कालकोठरी की रोशनियां पहले लाल और फिर सफेद हो गईं। चुनौती सफल। किसी अन्य चैलेंजर का चयन करें या परीक्षण पूरा करें। बाकी लोग कालकोठरी से आए संदेश को घूरते रहे। ये कैसी बकवास थी? जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा था, उसके बाद कौन सोच सकता था कि उनके पास वो लड़ाई जीतने का मौका है? जानवरों के बिना भी काल एक राक्षस था। अन्य लोग नहीं जान सकते थे, लेकिन दाना अच्छी तरह से जानता था कि रैम्पेज पैक टैक्टिक्स ग्रेटर बेस्टियल चैंपियन और प्रेडेशन का संयोजन युद्ध में एक अजेय लाभ बनाता है। भगदड़ 2। हर बार जब किसी दुश्मन को बीस्ट मास्टर या बंधुआ जानवर द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, तो बीस्ट मास्टर और सभी बंधुआ जानवरों द्वारा किए गए नुकसान को 1 मिनट के लिए बढ़ा दें। पैक रणनीति। बंधुआ जानवरों और पैक मास्टर द्वारा की गई क्षति और उपचार में प्रति रैंक 10% की वृद्धि होती है। ग्रेटर बेस्टियल चैंपियन द्वारा स्वयं या उसके बंधुआ सहयोगियों पर डाले गए सभी लागू बफ के प्रभाव को दोगुना कर देता है। काल ने राहत की सांस ली और क्षेत्र के किनारे पर आकर अपने मंत्रों को समाप्त होने दिया। जिस क्षण वे चले गए, कालकोठरी की मरम्मत हो गई और कार्नेज नष्ट हो चुकी इमारत के बीच में पुनः प्रकट हो गया, एक और चुनौती के लिए तैयार। मुझे तैयार करो, दाना ने निर्देश दिया, क्योंकि वह दानव की गतिविधियों को देख रही थी। क्या आपको यकीन है? राय ने उत्साहित होकर पूछा। वह सचमुच दाना जादूगर को पूरी ताकत से लड़ते हुए देखना चाहती थी, लेकिन उसे अक्सर ऐसे अच्छे मौके नहीं मिलते थे। ज्यादातर वह बस एक सामान्य जादूगर की तरह ही काम करती थी और दूर से ही मंत्रों से लड़ती थी। दाना ने सिर हिलाया और काल ने उसे ताज़ा बफ से भर दिया। अगला मैं जाऊंगा। सबसे बुरी स्थिति में मैं पीछे हट जाऊंगा और चुनौती हार जाऊंगा, दाना ने टीम को बताया। वे सभी राय की तरह ही आश्चर्यचकित दिखे, हालांकि इसका कारण अलग था। अगर तुम्हें यकीन है, याद रखना, अगर तुम अपने गोलेम इस्तेमाल करोगी तो ये रीसेट हो जाएगा। क्रोध दानव चुनौती के यही नियम हैं, बरसेकर ने उसे याद दिलाया। कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। काल भले ही ताकतवर हो, लेकिन मुझे असल में लड़ना आता है। काल हंसा। वह मजाक भी नहीं कर रही थी। उसके पास कई युद्ध कौशल, बढ़ी हुई चपलता और गति, ऑटो पैरी और ब्लेड हमले थे। उसकी सामान्य युद्ध शैली उसके वास्तविक कौशल का बमुश्किल 10वां हिस्सा थी, हालांकि यह उसके संभावित नुकसान का अधिकांश हिस्सा होता। बरसेकर मुस्कुराया। ठीक है,
तुम पहले जाओ और अगर तुम जीत गए तो मैं बाद में जाऊंगा। ये कालकोठरी शायद अब सबसे मज़ेदार हो, लेकिन इसमें गिल्ड का हर योद्धा नए उपकरणों के लिए भीख मांगेगा। एक बार जब वे वास्तव में कार्नेज से लड़े तो भीख मांगना भी शायद सम्मानजनक नहीं होगा। दाना चुनौती क्षेत्र में दाखिल हुई और विशालकाय दानव ने उसे संदेह भरी नज़रों से देखा। छोटी लोमड़ी जैसी महिला कोई खास प्रतिद्वंद्वी नहीं लग रही थी, लेकिन वह हमले के लिए पीछे नहीं हटा। इस बार उसने बल प्रयोग नहीं किया, इसके बजाय उसने उसके छोटे आकार का फायदा उठाते हुए उसे अखाड़े से पूरी तरह बाहर कर दिया। लेकिन जब वह तेज था तो दाना ने चलने के लिए अपने शरीर पर भरोसा नहीं किया। उसकी नई तलवार दानव की कुल्हाड़ी से टकराते ही बज उठी और दाना हवा में उछल गई। एक नर्तकी की तरह घूमती हुई उसने अपना मुक्त हाथ लहराया और पंखुड़ियों की एक लहर ने कार्नेज को चीर दिया। दानव क्रोध से दहाड़ा जब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ छल किया गया है। शापित लोमड़ी, उसने दाना के उतरने की जगह पर निशाना साधा। उसकी कुल्हाड़ी हवा में एक चाप बनाती हुई चली गई जिससे उसके पीछे एक धधकती हुई दरार बन गई। लेकिन दाना जमीन पर नहीं उतरी, उसने अपनी गति उलट दी और हवा में ही हमलों से बचती हुई नाचती हुई चली गई। फिर उसने ब्लेड फ्लरी को सक्रिय किया और दर्जनों जादुई ब्लेडों ने कार्नेज के मांस को चीर दिया। मैंने सोचा था कि तुम ही डरावने हो, बौने ने दाना को दानव के साथ लुका छिपी खेलते हुए देखकर बुदबुदाया। कार्नेज ने हमला किया और दाना या तो उसके ब्लेड के रास्ते से हट गई या क्षेत्रीय हमलों से बचने के लिए टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया और एक अलग कोण से उस पर हमला किया। काल ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तो बस आगे वाला जोरदार हूँ। उसकी क्लास कमाल की है, शायद वो मेरे मुकाबले द्वंद्वयुद्ध के लिए ज्यादा उपयुक्त है, भले ही मैंने लड़ाई से पहले उसकी क्षमताएं न बढ़ाई हों। अनंत बिजली एक विशेष रूप से क्रूर आग विस्फोट के वजन के नीचे बिखर गई और दाना ने इसे अपने स्वयं के अवरोध मंत्रों में से एक के साथ बदल दिया। लड़ाई के दौरान बाहरी हस्तक्षेप से नुकसान होगा, लेकिन उसके पास जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त कौशल था। दूसरों की नज़र में वह सफ़ेद फर और सकुरा गुलाबी ऊर्जा हमलों का एक धुंधला रूप थी, क्योंकि वह पेटल विंड का उपयोग करती थी, जो उसके उन्नत आंदोलन कौशल में से एक था। दर्जनों स्थानों के बीच तुरंत जाने और दानव के जवाबी हमलों के रास्ते से हटने से पहले हमले शुरू करने के लिए। कार्नेज के शरीर के हर हिस्से से भारी मात्रा में खून बह रहा था और दाना अपने द्वारा जलाए जा रहे भारी मात्रा में मैना से थकी हुई लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह सहनशक्ति प्रशिक्षण में पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही थी। सामान्य लड़ाई बहुत आसान होती है, उसे कभी भी हाथापाई में पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब से वह आगे बढ़ी है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। एक और ज्वलंत प्रहार ने उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन अगला प्रहार होने से पहले ही दाना पुनः आगे बढ़ गई और कार्नेज के पैरों पर 3 और लंबे घाव उभर आए, जिससे विशालकाय दानव लगभग गिर गया। तभी एक पैरी ने कार्नेज की कुल्हाड़ी को दूर फेंक दिया और दाना आगे की ओर भागी। कुल्हाड़ी छोड़ दी गई और दानव ने जादूगरनी को पकड़ लिया, उसे चीर डालने के इरादे से। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और दाना की तलवार की नोक से पंखुड़ियों की एक धारा फूट पड़ी और उसके कवच की एक संकरी दरार से रिसते हुए उसकी छाती से खून बहने लगा। जैसे ही हमला उसके दिल में घुसा, उसके मुंह से खून बहने लगा और दानव गिर पड़ा। उसने अभी भी दाना को मौत की पकड़ में जकड़ रखा था। चुनौती सफल। किसी अन्य चैलेंजर का चयन करें या परीक्षण पूरा करें। दाना लंगड़ाते हुए युद्ध के मैदान के किनारे तक गई और जमीन पर गिर पड़ी, जबकि तियान ने उसका इलाज शुरू कर दिया था और कारा ने उसके सिर के नीचे एक तकिया रख दिया। वाह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे अपने कार्डियो पर काम करना होगा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि इतनी देर तक इतनी तेज चलना कितना थका देने वाला होता है। वो बड़बड़ाए। लेकिन तुम जीत गईं, और वो भी लगातार दूसरी बार। इतना ही नहीं, तुमने काल से भी तेज काम किया, काफी तेजी से, बरसकर ने उसे बताया। दाना मुस्कुराए। खैर खैर, कोई बात तो है। अब आगे क्या होगा? रे ने मन ही मन भौहें चढ़ाईं। अगर वह आगे जाता तो शायद उसे जाने का मौका नहीं मिलता। क्रोध दानव और क्रोध दानव के बीच मुकाबला काफी बराबरी का था, लेकिन बॉस का संविधान भी काल जैसा ही था, जैसा कि उसके नामपिका में लिखा था। बिल्कुल महाकाव्य गोलेम्स की तरह। बरसकर न तो अधिक शक्तिशाली था, न ही अधिक तेज था, और संभवतः अधिक चतुर भी नहीं था। दाना ने कोशिश की कि मकड़ी की बेरसेकर के हुनर के बारे में की गई अपमानजनक राय पर हंसे नहीं। उस आदमी का अपना स्वाभिमान और हुनर था। यह उसके लिए द्वंद्वयुद्ध का अभ्यास करने का एक अच्छा मौका था। बरसेकर ने फर्श पर कदम रखा और कार्नेज का एक नया संस्करण पिछले 2 मुकाबलों की तुलना में अधिक उत्साहित मुस्कान के साथ प्रकट हुआ। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये बार बार एक ही बॉस है? बिल्कुल नई कॉपी नहीं, बल्कि यादों वगैरह के साथ फिर से जिंदा किया गया वही बॉस? दाना ने पूछा। काल ने राक्षस के चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर देखकर भौहें चढ़ाईं। ये बिल्कुल वही बॉस है। इसकी बाँह तो देखो, पिछली लड़ाई का एक जख्म अभी भी भर रहा है। बस मुकाबलों के बीच कालकोठरी में उसे तरोताज़ा किया जा रहा है। काल ने सहमति जताई। शमन ने धीरे से गाली दी।
और इसका मतलब है कि हर लड़ाई मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट बॉस पिछले विरोधियों से और भी तरकीबें सीख रहा है। वह एक ही तरकीब में दोबारा नहीं फंसेगा और उसके पास हमारी युद्ध शैलियों का अध्ययन करने के लिए पूरी कालकोठरी है। कालकोठरी के दौरान काल ने बिल्कुल भी युद्ध नहीं किया, उसने बस अपने जानवरों और गोलेम को युद्ध करने दिया। कालकोठरी के बाकी समय में दाना ने पूरी ताकत से युद्ध नहीं किया, उसे ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन अब एक ऐसे बेरसिकर के खिलाफ जिसने कार्नेज के देखते देखते एक से ज़्यादा बार अपनी सारी बेहतरीन कलाओं का इस्तेमाल कर लिया है, वो किसी भी तरह से बर्बाद हो गया है। कार्नेज के पास 200 किलो मांसपेशियां हैं और वो तेज भी है, राय ने चुपचाप कहा। इसके अलावा वे दोनों बेरस्कर थे। कार्नेज ने पहला वार किया और दोनों कुल्हाड़ियां एक जोरदार धमाके के साथ टकराईं। बरसिकर भी काल की तरह ही जोर से पीछे की ओर खिसक गया, लेकिन वह संभलने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था और अगले 3 वारों ने उसका संतुलन और बिगाड़ दिया क्योंकि वह पीछे हटकर फिर से आक्रामक होने की कोशिश कर रहा था। स्टॉम्प ने कार्नेज की बढ़त को काफी देर तक रोक दिया ताकि बरसिकर संभल सके और एक पल के लिए वे बराबरी पर थे। लेकिन फिर स्थिति कार्नेज के पक्ष में बदल गई। एक गलत कदम के कारण बरसिकर बहुत करीब आ गया और उसकी कुल्हाड़ी कार्नेज की पीठ से दूर जा लगी। बॉस ने अपना हथियार गिरा दिया और बेरसिकर का सिर पकड़ लिया, फिर अपने सींगों से दूसरे दानव के माथे पर प्रहार किया। बस वह बेहोश हो गया। अधिकांश बॉसों के विपरीत कार्नेज ने उस बिंदु पर लड़ना बंद कर दिया और सिस्टम ने उन्हें एक संदेश भेजा। चुनौती विफल, बोनस पुरस्कार वितरित करना। जैसे ही कार्नेज गायब हुआ, शमन ने एक दांतेदार वेबियर मुस्कान दी और बरसिकर ने खुद को फर्श से उठा लिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इसका अंत हेडबट नॉकआउट से हार के साथ होगा। निडर आदमी ने अपने ऊपर से धूल झाड़ते हुए आह भरी। मैंने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह उस तरह की लड़ाई नहीं थी जिसकी मैंने उम्मीद की थी, लेकिन मैंने कुल्हाड़ी चलाने के तरीके के बारे में कुछ बातें सीख लीं। अपनी ही शैली और शरीर प्रकार वाले, लेकिन आपसे बेहतर किसी से लड़ना एक शानदार सीखने का अनुभव है। फिर भी किसी कालकोठरी के बॉस से आमने सामने लड़ना तो बस एक पागलपन है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप दोनों ऐसा करने में सफल रहे और जीत भी गए। काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो, हम अलग नस्ल के हैं। इसकी बात करें तो जीतने पर आपको क्या मिला? टीम का नेतृत्व कर रहे बॉने ने पूछा। काल ने अपनी इन्वेंट्री छांटते हुए कहा, चलो देखते हैं। कुछ मिथिक रैंक की दुर्लभ वस्तुएं, अग्नितत्व के रत्न और सामग्री का एक ढेर और एक इनाम का संदूक। टीम बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब काल ने अपनी सूची से बड़े आकार का संदूक निकाला। नाटकीय ढंग से उसने ढक्कन खोला और सिस्टम संदेश उसके सामने प्रकट हुआ। शीर्षक प्राप्त, मिथिक द्वंद्ववादी। संदूक के अंदर एपिक ग्रेड अमर रैंक के दस्ताने की एक जोड़ी थी। कार्नेज चैलेंज ग्लव एपिक ग्रेड अमर रैंक, ताकत और चपलता को आधार से 150% तक बढ़ाता है। कौशल क्षति को अग्नि क्षति के रूप में आधार से 100% तक बढ़ाता है। टीम के बाकी सदस्य दस्तानों को हैरानी से देखने लगे। अमर रैंक एपिक ग्रेड वाली चीज पर सिर्फ 3 बोनस, ये तो ठीक नहीं होना चाहिए। हालांकि आग के रूप में आधार क्षति का 100% एक औसत कौशल के रूप में अच्छा था और ताकत बोनस बिल्कुल अविश्वसनीय था। काल ने मुलायम चमड़े के दस्ताने पहन लिए और फिर अपनी उंगलियां मोड़कर सोचा कि इस बदलाव को कैसे परखा जाए। वह पहले से ही बहुत मजबूत था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि व्यावहारिक रूप से यह वृद्धि कितनी होगी। दाना ने डिब्बा खोला और पाया कि उसे मुलायम काले दस्तानों का एक बिल्कुल वैसा ही सेट मिला था, तो वह खिलखिला उठी। जाहिर है यह कोई बेतरतीब इनाम नहीं था, बल्कि उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए एक खोज पुरस्कार था। अगर आप उपाधि नहीं दिखाना चाहते तो भी आप दस्तानों को पहनकर अपना हुनर दिखा सकते थे। हालांकि वह काल जितनी मजबूत नहीं थी और आमतौर पर उसे लड़ाई में बहुत अधिक ताकत या चपलता की जरूरत नहीं पड़ती थी, फिर भी कौशल क्षति का बोनस इसके लायक था। वह अपने गोलेम की तलवारों पर ज्वलंत आभा देख सकती थी। हम बाकियों को क्या बताएं? यह कोई मुश्किल मोड नहीं है। इसमें इनाम तो मिलता है, लेकिन जब तक हम वापस नहीं आएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि ये दोबारा भी मिलेगा या नहीं। जहां तक हमें पता है, कार्नेज को एक बार द्वंद्व युद्ध में हराना ही शायद डंगोन से मिलने वाला एकमात्र अतिरिक्त बोनस हो सकता है। दाना ने उन्हें याद दिलाया। लेकिन क्या ये पहले से ही प्रभावशाली नहीं है? अगर आप उसे हरा सकते हैं तो यह एक गारंटीकृत अमर पद की वस्तु है और कोई कमजोर वस्तु नहीं। ज्यादातर चुनौती देने वाले योद्धा होंगे क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा द्वंद्व युद्ध का अभ्यास करते हैं। शमन ने जवाब दिया। ओह, इसका एक शीर्षक भी है, दाना ने आगे कहा, फिर उसे सक्रिय कर दिया। मिथिक द्वंद्ववादी, अरे अब ये तो दिखावा है। अपने नाम पर यह देखकर ही सड़क पर परेशान होने की संभावना 80% कम हो जाएगी। लेकिन 20% जो कोशिश करेंगे वे लोग हैं जो खुद को अच्छा योद्धा समझते हैं। दाना ने आह भरी। काल ने उसकी तरफ आंख मारी।
अच्छा मौका है ना। ज्यादातर लोग तुम्हें अकेला छोड़ देंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर तुम्हें किसी को हराना है तो वो सच में इसके हकदार है। ठीक है, अगर और कुछ नहीं तो हम दूसरे गिल्ड्स को सफलता की सूचना दे सकते हैं। हो सकता है कि ज्यादातर गिल्ड्स के पास बॉस को इनाम के लिए चुनौती देने लायक उपकरण आने में थोड़ा समय लगे, लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे ही बात फैलेगी कई अहंकारी प्रतियोगी सामने आएंगे। शमन ने सुझाव दिया। दाना मुस्कुराए। ऐसे में काल, अपना टाइटल लगाओ। अगर तुम्हें इस कालकोठरी से कुछ अच्छा मिला तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, और इससे पहले कि सबको टाइटल का मतलब पता चले मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। तकनीकी रूप से वे समान शक्ति स्तर पर हो सकते हैं, लेकिन काल द्वारा उत्पन्न की गई अराजकता के परिणामों से निपटने के लिए उसे आगे धकेलना स्वयं जनसंपर्क करने से कहीं बेहतर था। काल ने सिर हिलाया और मिथिक ड्यूलिस्ट शीर्षक चालू कर दिया, जबकि डाना ने अपना बंद कर दिया। चलो बाहर चलें। मुझे यकीन है कि बाकी लोग हमारे घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। या फिर हरे ड्रैगन पादरी के साथ कुकीज खाना। किसी भी तरफ जा सकता है। कालकोठरी से बाहर निकलते समय पत्रकारों की हंसी ने उनका ध्यान आकर्षित किया और काल ने आह भरी। सचमुच, क्या तुम इस समय बस हमारे पीछे पीछे घूम रहे हो? उसने पूछा। जुनूनी दानव ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, राजा और अमर रीजेंट अभी भी तुम्हारे घर पर हैं। तो अगर तुम एजेंडियों के साथ कहीं बाहर जा रहे हो तो ज़रूर किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, है ना? क्या ये कठिनाई सेटिंग्स वाला एक और कालकोठरी है? कृपया कहें कि यह बोनस लूट वाला एक और कालकोठरी है। यही इस हफ्ते की कहानी होगी। काल हंसा और अपने दस्ताने उतार दिए ताकि वे निरीक्षण करके आंकड़े देख सकें। यह कोई कठिन कालकोठरी नहीं है, ये तो अंतिम बॉस को अकेले द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने का एक अभियान है। अगर तुम कार्नेज को एक एक करके हरा देती हो तो तुम्हें एक अमर रैंक वाला आइटम और एक नया खिताब मिलेगा। काल ने उसे बताया। हाँ, मुझे पता था कि यह अच्छा होगा। मुझे ये पदोन्नति जरूर मिलेगी। रिपोर्टर ने खुशी जताई, जबकि उस इलाके में मौजूद कुछ अन्य लोग बस मुस्कुराकर खुश हो गए। ये तथ्य कि दस्ताने कालकोठरी से एक रैंक ऊपर थे और ये तथ्य कि उन पर बॉस का नाम लिखा था, इस बात का एक ठोस संकेत था कि वह उनसे झूठ नहीं बोल रहा था। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी था। आप इस खोज को कैसे सक्रिय करते हैं? एक अन्य ने पूछा। बस कार्नेज को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दें, या तो प्रवेश करते समय या अंतिम बॉस तक पहुंचने पर। फिर बॉस लड़ाई क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को भेजें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये घटना को सक्रिय कर देगा। अब जब वह जानता था कि वे कहाँ जा रहे हैं तो काल ने एलायंस कंपाउंड के प्रवेश द्वार का द्वार खोल दिया और पत्रकारों को उनके काम पर छोड़ दिया। सफलता। अजोव ने परिसर के भीतर डाकलाइट होस्ट हाउस की सामने की सीढ़ियों से उनका अभिवादन किया। सफलता, हालांकि बिल्कुल वैसी नहीं जैसी हमने उम्मीद की थी। कालकोठरी चाहती थी कि हम अंतिम बॉस कार्नेज नामक एक क्रोध दानव को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दें। काल सहमत हुआ। इससे बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। ओह, ये तो अमूल्य होगा। बहुत से लोग इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही कोई इसे पूरा कर लेगा यह अगले दौर की चुनौतियों से पहले एक अनिवार्य उपलब्धि बन जाएगी। सोचो, ये तुम्हें खुलेआम दिखावे के लिए एक उपाधि दे देगा, और वो भी मिथिक द्वंद्व युद्ध करने वाला। ऐसे शहर में जहां हर कोई उन मिथकों को महत्व देता है जिनके पास अपने संघ के कालकोठरी के लिए लड़ने की शक्ति है, सिस्टम तुम्हें इससे बड़ी और क्या उपाधि दे सकता है? आज़ोव हंसा। लोग सिस्टम को उसके हास्य बोध के लिए पर्याप्त श्रेय नहीं देते। दाना ने मजाक किया। बाकी लोगों के लिए ये कैसा रहा? क्या ये काम एक से ज्यादा सदस्यों द्वारा किया जा सकता है? उन्होंने पूछा। दाना ने सिर हिलाया। मुझे भी खिताब मिल गया और इनाम भी बिल्कुल वैसा ही है, क्लास वगैरह के हिसाब से भी नहीं बदला गया। लेकिन अगला राउंड फेल हो गया और इसी के साथ चुनौती का सिलसिला खत्म हो गया। तो टीमें एक साथ कई दावेदारों को भेज सकती हैं ताकि सभी खिताब जीतने की कोशिश करें, लेकिन पहले दावेदार को जीतना होगा ताकि बाकी को मौका मिल सके। दिलचस्प है। राज ने मुस्कुराते हुए कागजी कार्रवाई से ऊपर देखा। इससे गिल्ड्स के बीच भी तनाव बढ़ेगा। अगर आप 4 चैलेंजर्स को एक हीले के साथ भेजेंगे तो ज्यादा किफ़ायती रहेगा। हालांकि यदि उनमें से कोई भी असफल हो जाता है तो जिसे भी आगे जाना था उसे मौका नहीं मिलता। क्या आपको कम से कम इससे नियमित कालकोठरी लूट मिली? काल ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ खास नहीं, बस दुर्लभ श्रेणी की कुछ मिथिक वस्तुएं। लगभग उतनी ही अच्छी जितनी आप आमतौर पर कालकोठरी से उम्मीद करते हैं, बस चुनौती से एक और वस्तु के साथ। तो एक ऐसा काम जो लोकप्रिय तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जिसे हम हर हफ्ते करने की जल्दी में होंगे। समझ गया। काल ने लगभग खाली पड़े घर की ओर देखा, फिर गिल्ड लीडर की ओर। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो? बाकी सबको तो आज फिर से किसी और मुश्किल कालकोठरी में जाकर अपनी जमा पूंजी जमा करनी चाहिए थी। राज हंसा। मेरी टीम बहुत अधीर थी। रोजाना टाइमर आधी रात को रीसेट होता है, इसलिए हम कल रात सोने के बजाय सुबह 1 बजे ही चले गए।
मैं तो बस बिस्तर से उठकर सोचा कि राजा को श्रद्धांजलि देने आऊँगा। और मिस्टिक कुकिंग क्रू से नाश्ता लेने के लिए काल ने नोट किया। वह कैसे गया? राज मुस्कुराया। कठिनतम स्तर 2 पर एपिक ग्रेड आइटमों पर 5 में से 5 और हमारे रेंजर को एक नया धनुष मिल गया। हथियारों के प्रति झुकाव अभी भी उतना ही प्रबल है जितना सभी ने सोचा था। लेकिन शायद यही सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टोटेम हैं जिन्हें अभी भी हथियारों की ज़रूरत है, और लेडी रे ने उनमें से ज़्यादातर के लिए पहले ही नया कवच बना दिया है। यह एक निश्चित सुधार है, और एक मिथिक डंगोन से आप यही उम्मीद कर सकते हैं। डेली एक्सेस इंस्टेंस पर हर बार चलने वाले एपिक आइटम्स बेहतरीन हैं। काल ने सहमति जताई। और कठिनाई 2 लूट का माल पाने के लिए पर्याप्त है, बिना कालकोठरी को साफ करना ज़्यादा मुश्किल बनाए। उस स्थिति में हम अपनी नियमित टीमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए यही सबसे अच्छी स्थिति थी। हर कालकोठरी के लिए खास तौर पर नई मिथिक रेडिंग टीमों को फिर से इकट्ठा करना, ताकि उन्हें निचले स्तर की तुलना में थोड़ी बेहतर लूट मिल सके, बहुत मुश्किल था, और ज़्यादा हुनर वाले नए टैलेंट को भर्ती करने के लिए आमतौर पर मिलने वाले इनाम उनके पास मौजूद इनामों से कहीं ज़्यादा थे। यही वजह थी कि उनके पास पहले स्थान पर ओवरलॉर्ड और टोटेम रैंक वाली टीमें थीं। वे छोटी लीग की टीमें थीं, जो अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ वफादारी भी बढ़ाती थीं। काल के साथ जो 3 लोग थे वे इस मजाक पर हंस पड़े। तुम्हारा गठबंधन वाकई बहुत बेफिक्र है ना? हमारे यहाँ तो ऐसा कम ही होता है कि कोई एक से ज़्यादा गिल्ड का आयोजन भी करे, लेकिन नारा ग्रुप तो बस यूं ही नाश्ते पर आ जाता है। शमन ने मजाक किया। हम ये दिखावा कर सकते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि राजा और अमर रीजेंट यहाँ हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह खाने के लिए है। हमारे पास गठबंधन में कुछ ऐसे रसोइये हैं जिनके पास खाना पकाने का अद्भुत कौशल है, लेकिन वे सभी के लिए बेहतरीन चीज़ें बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। एक बार जब आप उनके खाना पकाने के आदी हो जाते हैं, तो फिर से सड़क विक्रेताओं से खाना लेना लगभग असंभव हो जाता है। कम से कम हर भोजन के लिए तो नहीं। काल हंसा। तुमने कहा था कि आज तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। तुम व्यापार कौशल के रूप में क्या करते हो? या फिर संघ के मामले हैं जिन्हें निपटाने की ज़रूरत है? कालकोठरी की दौड़ में उनके साथ आए बौने योद्धा ने पूछा। ओह, मुझे लगता है कि एलायंस के बाहर यह आम जानकारी नहीं है। मैं एक रनमास्टर हूँ, एलायंस के सदस्यों के लिए उपकरण और सहायक उपकरण बनाता हूँ। लेकिन मैं अभी अभी मिथिक रैंक तक पहुँचा हूँ, इसलिए मेरे पास काम का एक बड़ा बैकलॉग है। काल ने समझाया, फिर अपनी बनाई हुई टोटेम रैंक वाली एक मूर्ति को ऊपर उठाया ताकि बौना समझ सके। वह शिल्प कौशल, वह बुदबुदाया। ओह, यह मूर्ति तो द्रोध में हमारी टीम ने ही बनाई है। यह मूर्ति तो खास तौर पर हमारे बौने मास्टर मूर्तिकार ने बनाई है। मैंने इसमें सिर्फ रून्स इसलिए डाले हैं ताकि यह गठबंधन के एक सदस्य के लिए उपचार और प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला मंत्र बन जाए। उन्होंने समझाया। राज ने उसे शक भरी नज़रों से देखा। प्रजनन मंत्र की ज़रूरत किसे थी और उसे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? अगर दाई या कोई औरत होती तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई अचानक गर्भधारण कराने की कोशिश कर रहा होता तो वह ये सुनिश्चित करता कि गर्भधारण ही न हो। काल को शक हुआ और वह हंस पड़ा। ये ह्यूगो के किसी पादरी के लिए है। मुझे यकीन है कि वह इसका इस्तेमाल किसी भी गलत काम के लिए नहीं करेगी। शायद। उनकी बातचीत रसोई कर्मचारियों द्वारा अपने सभी अपेक्षित मेहमानों के लिए लंच बुफे तैयार करने की गंध से बाधित हो गई, और काल ने तीनों बाहरी लोगों को देखकर मुस्कुराया। शायद आप सिर्फ नाश्ता ही नहीं, बल्कि अच्छा खाना खाने के लिए भी रुकना चाहेंगी। यहाँ हमेशा काफ़ी कुछ होता है। उसने प्रस्ताव रखा। ज़रूर, ये बहुत अच्छा होगा। हालांकि मुझे तुम्हें आगाह कर देना चाहिए कि तुम्हारी रसोई में एक नंगी परी है। राज ने सहमति जताई। काम कर रहे हैं या खाना कमा रहे हैं? ये सुनकर योद्धा थोड़ा रुक गया। ये कैसा सवाल था? क्या डार्कलाइट होस्ट के पास अक्सर नग्न कल्पित बौने होते थे? उसे नग्न कल्पित बौने कहाँ से मिल सकते थे? और क्या नग्न होकर खाना बनाना असुरक्षित नहीं था? मुझे लगता है कि वह खाना ले रही थी। वह बगल के दरवाजे से निकल गई। काल ने सिर हिलाया। शायद वह झील पर खाना बनाने गई होगी। एल्फ सिर्फ तभी कपड़े पहनते हैं जब उनके साथ कोई होता है, और वे अक्सर भूल जाते हैं कि रसोई का दरवाज़ा अक्सर खुला रहता है। आज़ोव ने राज के कंधे पर थपथपाया। ये हिप्पी वाली बात है। ये सब डिर्यूड और नेचर क्लेरिक्स हैं। राज ने सहमति में सिर हिलाया। उनका गिल्ड हाउस उस स्तर के सांस्कृतिक आघात के लिए तैयार नहीं था। क्या आप सचमुच इस बात से सहमत हैं कि डार्कलाइट होस्ट जानबूझकर दर्जनों काल कोठरियों को बदलने की कोशिश कर रहा है? उसने अमर रीजेंट से पूछा, और बातचीत को नग्न कल्पित बौनों के जाल से हटा दिया। आज़ोव ने कंधे उचका दिए। यह उनके लिए कम व्यवधानकारी होगा, बजाय इसके कि वे राज अपने पास ही रखें और तब तक अलग अलग काल कोठरियों में भटकते रहें जब तक कि उन्हें कोई नया पसंदीदा न मिल जाए। राज ने भौहें चढ़ाईं। मैं भी उन्हें ऐसा करते हुए देख सकता हूँ। वे बाकियों को ये सोचने दे रहे हैं कि हमारे पास ही एकमात्र बेहतर कालकोठरी है, लेकिन असल में वे पूरे झील क्षेत्र में उस कालकोठरी की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें ज़्यादा पसंद हो।
काल ने अमर रीजेंट की तरफ आंख मारी। वैसे भी मेरे पास ऐसा करने के लिए कम से कम 3 वोट हैं। हमारे बीच जिन 20 कालकोठरियों पर सहमति बनी है उनसे कहीं ज़्यादा कालकोठरियां हैं। और आपको क्या लगता है कि जब ये बात फैल जाएगी कि आप कालकोठरियों को बेहतर बनाने के मिशन पर हैं तो आप उनमें कैसे घुस पाएंगे? आज़ोव ने स्पष्ट रूप से उत्सुकता से पूछा। मेरे पास एक ऐसा हुनर है जिससे मैं अंदर घुसते ही अपना नाम छिपा सकता हूँ। फिर मैं बाकी टीम को अंदर ही छोड़ सकता हूँ ताकि वे एकांत में रहें और हम छापा मार सकें। काल ने तुरंत योजना बनाते हुए फैसला किया। अधिकांश कालकोठरी से बाहर निकलते समय किसी न किसी तरह से चार्ज किया जाता था, इसलिए यदि वह नाइट हंटर या इसी तरह के कौशल का उपयोग करता तो वह बिना किसी को पता चले सीधे अंदर जा सकता था। शोलाहा के राजा ने चिंतित दृष्टि से अपने पूर्वज अमर शासक की ओर देखा। दादाजी, मुझे इसका एहसास हो रहा है। जिस अशांति के बारे में आप मुझे पिछले दिनों सिखाने की कोशिश कर रहे थे वह जरूर कोई अराजकता फैलाने की साजिश रच रहा है, उसने जोर देकर कहा। दाना खिलखिलाकर हंसने लगी और राजा उसकी ओर देखने लगा। क्या तुम्हें अब इसका एहसास हुआ? जिस क्षण अमर रीजेंट ने यह गलती की कि वह हर एक तहखाने में जाकर देखेगा कि क्या हुआ, काल और कारा ने इसकी योजना बनाना शुरू कर दिया, जबकि रे ने उन नई प्रजातियों की सूची बनाना शुरू कर दिया जिन्हें उसने अभी तक नहीं मारा है। वे ऐसे ही हैं, उनका इससे कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, लेकिन आप अराजकता फैलाने का सुझाव नहीं दे सकते क्योंकि वे कम से कम कुछ मिनटों तक इस पर विचार तो नहीं करेंगे, उन्होंने स्पष्ट किया। राजा ने आह भरी। डाकलाइट होस्ट हमेशा डाकलाइट होस्ट ही रहेंगे, है ना? खैर, मुझे लगता है इस पर विचार करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते वे नियंत्रण से बाहर न हो जाएं। लेकिन बात अलग है, एक बार बात फैल गई तो कोई भी उन्हें मेजबान गिल्ड के कम से कम एक सदस्य को साथ लिए बिना कालकोठरी में जाने नहीं देगा। यदि ऐसा हुआ तो वे बोनस से वंचित होने का जोखिम नहीं उठाएंगे। दाना ने सिर हिलाया। यही तो भावना है। अगर आप संभावनाओं के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आप खुद ही शराब पीने लगेंगे। इसके बजाय बेहतर है कि आप बहाव के साथ चलें और समझदारी से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। आज़ोव ने नाक सिकुड़ी और सिर हिलाया। सामान्य बुद्धि को कैश बैजेस से एलर्जी थी। दरअसल असल में ऐसा नहीं था। बेजरों को सामान्य ज्ञान से बहुत लगाव था, बस अपने निजी मनोरंजन के लिए उन्होंने उसे रौंद डाला। काल को यह महसूस होने लगा था कि राजा और अमर रीजेंट किसी और कारण से वहां रुके हुए थे, न कि केवल ये देखने के लिए कि कौन से कालकोठरी को उन्नत किया गया है। काल को दृढ़ता से संदेह था कि वे एक अधिक मजबूत कालकोठरी की उम्मीद कर रहे थे, जहां राजा को एक विशेष अवसर मिल सकता था। वह एक मजबूत मिथक था और कोई युवा नहीं था, लेकिन अमर पद पाने के लिए प्रयास करने से पहले उसे अभी भी मूलभूत नियमों की थोड़ी और समझ की जरूरत थी। काल अपनी शक्ति में कमी महसूस कर सकता था। जैसे जैसे वह प्राकृतिक नियमों के प्रति अधिक सजग होता गया, मिथकों के बीच अंतर उतना ही स्पष्ट होता गया। उनकी शक्ति में मुख्य अंतर मन क्षमता की कमी या ऊर्जा हस्तांतरण क्षमता की कमी नहीं थी, यह उनकी ऊर्जा की गुणवत्ता थी, और यह गुण अधिकतर दुनिया के बारे में उनकी समझ से निर्धारित होता था, क्योंकि यह सीधे तौर पर उनकी शक्तियों से संबंधित था। यह विचार शायद उसके मन में नहीं आया होगा, लेकिन डाकलाइट होस्ट की अन्य शाखाओं के अमर लोगों से मिलने के बाद काल को एहसास हुआ कि सिस्टम में परिवर्तन के बावजूद और अपनी शक्ति वृद्धि को वर्गीकृत करने के कई तरीकों के बावजूद समान रूप से शक्तिशाली लोगों के आवश्यक पहलू समान ही थे। हालांकि किसी मूलभूत नियम को समझने का अवसर प्रदान करना इतना आसान नहीं था। ऐसे कई उदाहरण थे जहां इसे पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन तब भी यह एक बड़ा बोनस होने की गारंटी नहीं थी, और ये तब बेहतर होगा जब आप यात्रा की शुरुआत के बजाय अंतिम चरण के करीब हों। लेकिन इससे पहले कि काल उस विषय पर कोई सुझाव दे पाता, ह्यूगो हाथ में नोटपैड लिए और चेहरे पर उत्साह भरे भाव के साथ वहां आ गया। काल, मेरे पास एक विचार है। मुझे अभी अभी एक परीक्षण टावर स्थापित करने के लिए एकदम सही जगह मिल गई है और एलायंस प्रवेश शुल्क ले सकता है। उसने शहर का नक्शा दिखाते हुए घोषणा की। अब यह एक लाभदायक व्यवसाय लग रहा था, और इससे काल को अपने मोबाइल एरेना ओबेलिस्क के लिए अतिरिक्त मंत्रों का अभ्यास करने का मौका मिलेगा। काल उत्साहित जादूगर की तरफ मुस्कुराया। ओह, ये तो वाकई एक मुनाफे वाला व्यवसाय लग रहा है। आपको ये कहाँ मिला जो परीक्षण मीनार बनाने के लिए उपयुक्त होगा? बड़े कद के जादूगर ने शहर के किनारे एक जगह की ओर इशारा किया। ये रात के बाजार के ठीक बगल में है और वहाँ की पुरानी इमारत को गिराया जाना है। मुझे लगा कि ये दुकान खोलने का एक अच्छा मौका होगा, क्योंकि यह बाजार और अस्थायी साहसी लोगों के ठहरने के इलाकों के पास है। लेकिन एक बड़ा रेस्तरां बनाने के बजाय हम एक ट्रायल टावर क्यों नहीं बनाते? नीचे एक रेस्तरां के साथ एक परीक्षण टावर, कैरा ने सुझाव दिया। दोनों अच्छे हैं, थोर सहमत हुए। उन्हें बस अधिक रसोइयों को प्रशिक्षित करने की जरूरत थी और यह आसान था। काल ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हम इस पर काम कर सकते हैं। जिलाज में यह एक बड़ा आकर्षण होगा और हम इसमें एलायंस के उन सदस्यों को भी शामिल कर सकते हैं जो डंगोन टीमों का हिस्सा नहीं हैं।
शायद एलायंस द्वारा संचालित कुछ व्यवसायों को भी मुख्य मंजिल पर स्थापित किया जाए। इसे नारा ग्रुप की सभी चीज़ों के लिए वन स्टॉप शॉप में बदल दें। खैर, रीजेंट द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं को छोड़कर हम उपकरण की दुकान को निजी रख सकते हैं। अजोब हंसा। अब मैं समझ गया। कैंडी, कॉफ़ी, फास्ट फूड, कपड़े और एक ट्रायल टावर, सब एक ही जगह पर। जब आपके दोस्त ट्रायल में हों तब बैठने और इंतज़ार करने की जगह शायद महंगी होगी और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अंदर रखने के लिए डिज़ाइन की गई होगी। काल ने कंधे उचकाए। ह्यूगो सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यवसायी है, लेकिन मोबाइल अखाड़ा बनाने से पहले मुझे ट्रायल टावर के लिए मंत्रों का अभ्यास करना ज़रूरी था। युद्ध से जुड़ी गैर युद्धक वस्तुओं के लिए यही असली काम आएगा। आज़ोव ने भौहें चढ़ाईं। जानते हो, एक विस्तारित अंतरिक्ष अखाड़ा बनाना असल में एक परीक्षण टावर से बेहतर विकल्प हो सकता है। शहर में इतनी जगहें नहीं हैं जहां लोग अपने मतभेद सुलझाने के लिए जा सकें। आपके पास कौशल का सही संयोजन है जिससे इसे वास्तव में कार्यान्वित किया जा सकता है, और इसके लिए बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं है, जो कि जिलास के तटों पर बहुत महंगी है। राज हैरान था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सब लोग उसके बेतुके आइडिया से सहमत हो रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई वाजिब कारण ज़रूर बताएगा कि यह आइडिया वाकई इतना बुरा क्यों है। आज़ोव ने कंधे उचका दिए। नए कौशल को आबादी में फैलाना और बड़े अहंकार को बाहर निकलने का मौका देना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। शहर में युद्ध के मैदान तो हैं, लेकिन ज़्यादातर में सुविधाएं बहुत सीमित हैं। यदि यह रूनक्राफ्टिंग से बना है तो यह स्थान और स्थायित्व की किसी भी सीमा से ग्रस्त नहीं होगा, और इसे चालू रखने के लिए लगातार किसी रैंकिंग सदस्य की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। यही सबसे बड़ा हिस्सा है। जब आपके पास टोटेम रैंक वाले योद्धाओं की एक जोड़ी हो जो एक दूसरे से लड़ना चाहते हों, तो वे कहाँ जाएं? अखाड़े को सुरक्षित बनाने के लिए आपको एक मिथक की ज़रूरत होती है जो अखाड़े में बैरियर को मजबूत बनाए रखे। यदि नहीं, तो उन्हें शहर छोड़ना होगा, और इतने सारे योद्धाओं के साथ इसका मतलब ये भी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो पोर्टल खोल सके। ठीक है, मुझे लगता है कि हम हर चीज़ के लिए स्टाफ ढूंढ लेंगे, और मैं एक अखाड़े की सुविधा भी तैयार कर लूँगा। ओपल की मदद से हम इसे अंदर से जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं, ताकि उनके पास लड़ने के लिए पर्याप्त जगह हो। ओपल ने विकल्पों पर विचार किया। उसे अंतरिक्ष के नियम की अच्छी समझ थी। उसके पास भ्रामक क्षेत्र के अलावा अंतरिक्ष से जुड़ा कोई जादू नहीं था, लेकिन वह काल को दिखा सकती थी कि इसे कैसे काम में लाया जाए। एक पल के लिए ओपल ने सोचा कि क्या आप वाकई किसी रूनक्राफ्टेड वस्तु पर टिनी वर्ल्ड मंत्र बना सकते हैं, लेकिन जल्दी ही हार मान ली। इसे काम करने के लिए आपको स्थानिक जादू की ज़रूरत होगी, क्योंकि मंत्र लिखने के लिए ज़रूरी सतह का क्षेत्रफल लाखों पृष्ठों का होगा, यहाँ तक कि सबसे छोटे फॉन्ट में भी। ये तो शर्म की बात थी। एक भ्रमकारी अखाड़ा जितना शानदार होता, उनके लिए लड़ने के लिए एक पूरा पॉकेट आयाम बनाना उससे भी ज़्यादा शानदार होता। अगर वे वाकई ऐसा कर पाते तो इस इमारत को दुनिया के अजूबों में से एक माना जाता। ड्रैगन द्वीप समूह के सभी हिस्सों से लड़ा के उस भव्यता को देखने आते जो एक राष्ट्र आकार के युद्ध क्षेत्र की तरह होती। लेकिन फिलहाल उनके लिए लड़ने हेतु स्टेडियम के आकार का स्थान बनाना ही काफ़ी है। मैं 100 मीटर गुना 50 मीटर के बारे में सोच रहा हूँ। ये किसी भी प्रकार की लड़ाई के लिए पर्याप्त होगा, और इसमें जितने भी दर्शक आ सकेंगे उन्हें जगह मिल जाएगी। यदि लड़ाइयाँ निम्न रैंकिंग की हैं तो हम बाधाओं के साथ स्थान को विभाजित कर सकते हैं, और मैं गोलेम मंत्र डालूंगा ताकि ग्राहक किसी यादृच्छिक प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दे सकें, या कम से कम ऐसे प्रतिद्वंद्वी को जो ग्राहक न हो। काल ने समझाया। क्या ये हमारे पास उपलब्ध स्थान में समा जाएगा? ह्यूगो ने सीढ़ियों की ओर देखते हुए पूछा, जहां वे आमतौर पर बैठकें करते थे। काल ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मिथिक रैंक के कुछ फ़ायदे भी हैं, जिनमें इल्यूजनरी डोमेन की बढ़ी हुई रेंज भी शामिल है। क्या आपको लगता है कि हमें स्टैंड में खाने पीने के सामान बेचने वाले रखने चाहिए? शायद जुए का स्टैंड भी। राजा ने अपना गला साफ किया। शोलाहा में खूनी खेलों पर जुआ खेलना आधिकारिक तौर पर मंजूर नहीं है। हम अनौपचारिक दांव लगाने पर रोक तो नहीं लगा सकते, लेकिन अखाड़े में होने वाले मुकाबलों के लिए आप जुआघर तो नहीं खोल सकते। कैरा ने नाटकीय ढंग से आह भरी और आज़ोव हंस पड़ा। हम नियम सिर्फ इसलिए नहीं बदलने जा रहे हैं कि तुम दूरदर्शिता का इस्तेमाल करके लोगों से उनके पैसे ठग सको, छोटी सी शैतान। उसने बहुत गंभीर स्वर में उसे बताया। कैरा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, जब तक कि अमर ने अपना सिर नहीं हिला दिया। मैंने कहा नहीं, और मेरा मतलब भी नहीं था। आप जब तक चाहें इंतज़ार कर सकते हैं, आप मुझे अपना मन बदलते नहीं देखेंगे। कैरा ने आधी खाई हुई कुकी भेंट के रूप में दिखाई, और ह्यूगो हंसने लगा। क्या हमें देव को बुलाना चाहिए? इम्मोर्टल रीजेंट को बेजर से जुड़ी शरारतों से शायद थोड़ा ब्रेक चाहिए होगा। मैंने देखा कि उसने सिर्फ इतना कहा था कि हम खूनी खेलों पर दांव नहीं लगा सकते। क्या इसका मतलब है कि हम अखाड़े में बाकी कसीनो भी चला सकते हैं? ओपल ने पूछा। क्या आपको लगता है कि कोई इस पर भरोसा करेगा? थोर ने प्रतिवाद किया। उसकी बात सही थी।
एक मायावी क्षेत्र में कोई भी ताश की मेज या रूलेट के पहिए पर भरोसा नहीं करेगा। बहुत अच्छे कारण से, राजा ने भौहें चढ़ाईं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बातचीत चल रही है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है। काल ने कंधे उचका दिए। बस बिजनेस आइडियाज़ पर बात कर रहे थे। हमें लगा कि हालांकि कसिनो पर साफ तौर पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोई भी किसी भ्रमात्मक क्षेत्र में कसिनो पर भरोसा नहीं करेगा। राजा ने झुंझलाहट में कहा, अगर वे समझदार होते तो डाकलाइट होस्ट से जुड़े किसी भी तरह के जुए पर भरोसा नहीं करते। लेकिन भ्रमात्मक कसिनो वाली बात में आपकी बात सही है। ये तो बिल्कुल साफ है। वैसे अखाड़ा अपने आप में एक शानदार विचार है। क्या आप जल्द ही इस पर काम शुरू करेंगे? ह्यूगो ने कंधे उचका दिए। प्रॉपर्टी तैयार थी और वे एक हफ्ते के अंदर नई प्रॉपर्टी बनवा सकते थे, भले ही वे इंटीरियर बनाने के लिए जादू का इस्तेमाल करने की योजना न बना रहे हों। मुझे लगता है कि हम अगले कुछ दिनों में इस पर काम शुरू कर देंगे। मुझे पता है कि हर कोई चाहता है कि हम एक दिन में एक कालकोठरी बनाएं, लेकिन फिर भी मुझे अखाड़ा बनाने के लिए ज़रूरी रूनों का लेआउट डिज़ाइन करने में बस 1 या 2 दिन लगेंगे और फिर उसे बनाने में कुछ और दिन लगेंगे। काल ने सहमति जताई। कमल खुश हुआ, इसे अच्छी कॉफ़ी वाली एक नई मिठाई की दुकान की ज़रूरत है। हो गया, मैं तुम्हारे लिए बनी गलसव भी दूंगा। काल ने सहमति जताई। आज़ोव ने भौहें चढ़ाईं। ये तो सरासर धोखा था। अगर वह कर्मचारियों को भ्रम में डालने वाला था तो वे उन्हें दुकान के हिसाब से ढाल सकते थे और उन्हें अपनी ताकत के लिए परेशान होने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हर ग्राहक वाजिब नहीं होता था और आइसक्रीम की दुकान पर अंगरक्षक तैनात रखना व्यावहारिक नहीं था। इसलिए ज़्यादातर आकर्षक प्रजातियों में से ऐसे कर्मचारी ढूंढना मुश्किल था जो ग्राहक सेवा का काम करने को तैयार हों। किसी बदमाश के चेहरे पर वह भाव जब उसे कपकेक बेचने वाले एक मिथिक रैंक कंस्ट्रक्ट द्वारा थप्पड़ मारा जाता है, अगले सप्ताह के समाचार पत्रों का मुख्य आकर्षण होगा। अगर आपको सहायता की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। मैं आपको बहुउपयोगी सुविधा के लिए ज़रूरी परमिट और मंजूरी दिलाने में मदद करूंगा। आज़ोव ने जोर देकर कहा। दाना की हैरानी भरी अभिव्यक्ति ने अमर रीजेंट को हंसने पर मजबूर कर दिया। क्या यहाँ रात के खाने के लिए आना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन मैं अपने लिए मिठाई लाने के लिए किसी दुकान पर कर्मचारी को आसानी से भेज सकता हूँ। राजधानी की सरकारी इमारतों से जिलास के सिटी हॉल तक जाने के लिए मेरे पास एक स्थायी रास्ता खुला है, उन्होंने बताया। गिल्ड लीडर और लोट सभी राजा और अमर रीजेंट के साथ मेज पर इकट्ठे हुए और सुविधा के लिए योजना बनाने के लिए तैयार हो गए। एरिना को पर्याप्त बड़ा बनाने के लिए हमें मुख्य मंजिल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत की आवश्यकता होगी। मैं पूरे ब्लॉक का उपयोग करने की सलाह देता हूँ। हम बेकरी को फैंसी रेस्टोरेंट के बगल में रख सकते हैं, फिर दूसरी तरफ कैफ़े और मिठाई की दुकान बना सकते हैं। लेकिन इससे हमारे पास बहुत जगह बच जाएगी। क्या किसी और के पास भी कोई दुकान है जिसे वे खोलना चाहते हैं? काल ने पूछा। देव ने कंधे उचका दिए। हम इमारत के दूसरी तरफ एक अलायंस शॉप बना सकते हैं। समझ रहे हैं, एक प्यादा दुकान की तरह जहां कालकोठरी में लूट का माल खरीदा और बेचा जाता है। ये संपत्ति शहर के किनारे पर है, इसलिए सबसे नज़दीकी ग्राहक वे होंगे जो अपना सामान अपग्रेड करने आए हैं। अगर हमारे पास यह उपलब्ध हो तो वे अपनी लूट की चीज़ों के बदले रास्ते में अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं। ये निश्चित रूप से डाकलाइट होस्ट गिल्ड शॉप खोलने जितना लाभदायक नहीं होगा, लेकिन मेरे गिल्ड सदस्य कुछ व्यापार कौशल सीखने पर भी विचार कर रहे हैं। कीमिया सबसे लोकप्रिय अनुरोध है क्योंकि औषधि गिल्ड के लिए एक निरंतर लागत है। रेमी ने आंखें घुमाईं। कीमियागिरी का मुश्किल हिस्सा एक कुशल कीमियागर ढूंढना नहीं था। मुश्किल तो कीमियागिरी की दुकान के लिए ज़रूरी सभी औषधियाँ बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री ढूंढना था। यहाँ तक कि गिल्ड अलायंस को स्टॉक में रखने के लिए भी बहुत ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी। उसके पास नया विस्तारित स्थान था, साथ ही टिनी वर्ल्ड में रखा सारा सामान भी था, और कुछ पौधे ऐसे थे जो अभी भी मांग के अनुरूप तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, खासकर ऊंचे स्तरों पर। अगर वह रॉयल और मोनाक रैंक वाली पोशन बना रही होती तो उसके स्थान पर सामग्री बहुत तेजी से बढ़ती। लेकिन टोटेम और मिथिक रैंक वाली सामग्रियों के लिए कुछ पौधों को बढ़ने में आधा साल या उससे ज़्यादा समय लगता, भले ही उसके स्थान का ऊर्जा घनत्व ज़्यादा हो। और कुछ दुर्लभ चीज़ों को तो भूल ही जाओ। एक जिनसेंग था जो उसे एक दुर्लभ नुस्खे के लिए चाहिए था, जो उसने खुद निकाला था, लेकिन उसे अमरलोक में उगने में 1000 साल लग गए। उसके पास इतना धैर्य नहीं था। हालांकि यदि वे बड़े पैमाने पर निम्न श्रेणी के औषधियों का उत्पादन करते तथा अपनी टीमों को सफाई और आपातकालीन उपचार औषधियों से युक्त रखते तो ये भी संभव था। रेमी के पास एक दुकान पर उपलब्ध कराने के लिए सही प्रकार की औषधियों का एक विचार था। लंबी अवधि के बफ्स। पारंपरिक औषधि के बजाय वह रूनिक कीमिया का इस्तेमाल करके सामग्री को बढ़ा सकती थी, जिससे 1 या 2 घंटे तक चलने वाला बोनस मिल सकता था। वे इसे कालकोठरी में प्रवेश करने वाले लोगों को बेच सकते थे, क्योंकि वे कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते थे जिससे उन्हें बढ़त मिल सके। वे अपने आपातकालीन औषधियों का प्रयोग प्रायः नहीं करते होंगे, लेकिन वे युद्ध बोनस का प्रयोग प्रतिदिन करते होंगे।
और उन्होंने महंगी या प्राप्त करने में कठिन सामग्री का उपयोग नहीं किया। कार्ल ने रीजेंट की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि बेतरतीब सामान खरीदने बेचने के लिए एक एलायंस शॉप बहुत बढ़िया रहेगी। हम कम गुणवत्ता वाली उपयोगी औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ बेच सकते हैं जिनका हम बड़े पैमाने पर उत्पादन भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो हमारे समझौते का उल्लंघन करे, बस ग्राहकों को वापस लाने के लिए छोटे छोटे बोनस। आज़ोव ने सिर हिलाया, मुझे तो यह अच्छा लग रहा है। उसने जल्दी से एक जैद संचार आभूषण के साथ एक संदेश भेजा और फिर अपना ध्यान वापस योजना की बातचीत पर केंद्रित कर लिया। मंजूरी दिन के अंत तक मिल जाएगी। मेयर आपको नए व्यवसाय के बारे में कोई परेशानी नहीं देंगे। बस याद रखें कि राजनीति कैसे काम करती है, उन्होंने आगे कहा। कार्ल ने सिर हिलाया और डेव मुस्कुराया। एक हाथ दूसरे को धोता है। चिंता मत करो, अमर रीजेंट। हम मेयर के कार्यालय की कीमतें बढ़ाने या उसकी पहुंच को प्रतिबंधित करने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि हम सब एक मत हैं। अखाड़े में मिथिक रैंक के लड़ाकों के लिए सीमित कार्यक्षमता हो सकती है, लेकिन मेयर अपने कार्यकर्ताओं के बीच विवादों को सुलझाने के लिए कोई जगह मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।